जनरल सिवाच, ये आसिम मुनीर से मुलाकात और उसके बाद देखिए ये अटैक जो किया है अमेरिका ने, पाकिस्तान का किरदार कुछ हो सकता है क्या, या बहुत फार फेच्ड है ऐसा सोचना? बिल्कुल। देखो श्वेता, कि क्यों जनरल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था, उसकी दो वजह थी। देखो, अगर मिडल ईस्ट के अंदर कोई देश बिल्कुल इसको इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा था, वो पाकिस्तान था। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाने के लिए एक तो ये सोफन अप कर दिया। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अमेरिका को खुल के आना पड़ेगा, अभी भी मुझे लगता है कि अमेरिका इतना खुल के नहीं आया। अगर उसको हमले और तेज करने पड़े ईरान को, अगर ईरान पलटवार करता है, तो फिर उसको जो पाकिस्तान की बेसिस चाहिए, लॉजिस्टिक नोड चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, जो पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान हरदम अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट रहा है। अगर वो अफगानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट लड़ा है, तब भी पाकिस्तान खड़ा था अमेरिका के साथ। जब वो तालिबान के साथ लड़ा है, तब भी पाकिस्तान खड़ा था। तो पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में नहीं डाले, वो सब अमेरिका के पास उसकी चाबी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मूव था कि उसने पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर को बुलाया, क्योंकि उनको मालूम है पाकिस्तान में असली पावर जो है वो आर्मी चीफ के पास है, ना कि शहबाज शरीफ के पास। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से। अब मुझे लगता है कि करेगा तो क्या करेगा, ये सबसे क्वेश्चन उठ रहा है ईरान का। देखो, ईरान कुछ तो करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर तो मुझे लगता है कि अमेरिका के उसने इंटरेस्ट पे अगर वार नहीं किया, तो फिर ऐसा लगेगा कि वो चिकन आउट कर गया। तो ऐसे में ये जो बेसिस है, वही मुझे लगता है कि सबसे बड़े सॉफ्ट टारगेट है। उसको वो पक्का कहीं ना कहीं हिट करेगा। और वो हिट करेगा, किसको करेगा, वो सिलेक्ट करेगा कि जहां पर ज्यादा फॉल आउट ना हो। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर सकता है, उससे इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड को होगा। और ये भी सच्चाई है, आज वो ये समझता है कि अब वो फोर्दो के अंदर कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि फोर्दो एक ऐसा प्लांट था उसके लिए, जो उसके लिए होप था, उस पर भी डिपेंड होता है। और तीसरा, ये जो इसकी प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह होती और हमास, आप देखेंगे ये भी हमला दोबारा स्टार्ट करेंगी। मैं ये समझता हूँ ये कमजोर हैं, मगर फिर भी ये वार करना स्टार्ट करेंगी। मगर ये भी सच्चाई है कि ईरान के जो इजराइल के ऊपर हमले और तेज करेगा, क्योंकि अभी उसकी 15 से 20% जो मिसाइलें हैं वो एक आयरन डोम को क्रॉस कर चुकी हैं। तो इसलिए अब यहां पर भी ये हमले करेगा। और ये भी सच्चाई है शिवाज, यही कहीं ना बात कहीं। तो ईरान की तरफ से भी कही जा रही थी कि ईरान भी ये कह रहा था कि देखिए अभी तो हमने स्टेज 1 ही शुरू किया, अभी तो हमने कुछ ही मिसाइलों का इस्तेमाल किया, अभी तो हमारे पास पूरा का पूरा जखीरा है। कहा जाता है कि 28 से 30 हजार से ज्यादा ईरान के पास अब भी मिसाइलें हैं। तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है? जनरल पांडे, अगर मैं ग्रुप कैप्टन पांडे आपसे पूछूं कि अभी खास तौर पर अभी के जो ताजा हालात हैं, अगर ये मान लिया जाए कि ईरान भी अब ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें दागने लग जाए, तो जो तस्वीरें सामने आ रही है इजराइल से, ऐसा लग रहा है कि इजराइल में भी बहुत ज्यादा हद तक तबाही होनी निश्चित है। देखिए, एक बहुत ही मजेदार चीज है कि इजराइल क्लेम कर रहा है कि लगभग 1/3 से 2/3 के बीच में, क्योंकि दोनों फिगर आ रहे हैं, 2/3 भी आ रहा है, 1/3 आ रहा है, इसलिए मैं दोनों के बीच में बोल रहा हूं। तो उनके जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब अगर ऐसा है तो ये मिसाइलें कहाँ लॉन्च हो रही हैं, कैसे लॉन्च हो रही हैं? और निश्चित रूप से इनके पास जखीरा तो है, और उन्होंने ऐसे सेफ जगह अंडरग्राउंड लोकेशन में रखा है ताकि उसको डैमेज ना हो जब एक्टिव वॉरफेयर चल हो तो। लेकिन देखना यह है कि जब आप एक बार में 100 से 150 मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं और आपको एक लंबी पारी खेलनी है, तो क्या आप उनको इन मिसाइलों को एक साथ समाप्त करना चाहेंगे? तो मेरे आकलन के हिसाब से नपे तुले तौर पर जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, क्योंकि ये 100 से 150 मिसाइलें प्रोजेक्टाइल भेजने का उद्देश्य एक ही है कि जो 7 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का, उसको सैचुरेट करना और उसको भेदना। उसके लिए जरूरी है स्पीड, साथ में मास अटैक। तो मास के साथ अब हमने देखा कि उनके जो अभी अटैक हो रहे हैं, ट्रू प्रॉमिस 3 में जो अटैक हुए हैं वो बड़े प्रिसाइज हुए ईरान की। इसका मतलब ईरान ने पूरा तैयारी की है कि जो अटैक हो वो प्रिसाइज हो, कैलकुलेटेड हो। उसके बावजूद भी क्या वो चाहेगा कि जो अगर इजराइल अगर फॉलो करता है लंबा युद्ध के लिए, तो क्या ईरान टिक पाएगा इतने दिनों के लिए? तो मजबूरी उसके लिए है कि एक साथ सबको जो है बहुत ज्यादा विभत्सक रूप में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपने भी जिक्र किया कि जो उनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, क्या उनको एक्टिवेट करेगा? वो तीनों जो हमास, हुती और हिजबुल्लाह, इनको जो है
इसराइल ने इस अटैक के पूर्व ही लगभग धराशायी कर दिया था, लेकिन उनको दोबारा एक्टिव करना, उनको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज देना, ये इसके लिए भी एफर्ट करने होंगे। तो अगले 2-3 दिन में इसके लिए समय चाहिए होगा ताकि सब वो रिसोर्सेज उनके पास पहुंचे। तो एकदम से अटैक होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इजराइल पर जो टारगेटिंग है मेरे हिसाब से वो अगले 24 घंटे में लगातार होती रहेगी। इजराइल पर इंटेंसिफाई भी कर दिया है हमला। शिवानी भी वहां से बता रही हैं कि किस तरीके से लगातार धमाकों की आवाजें आ रही हैं, अलर्ट्स जो हैं लगभग 30 से 40 बताया जा रहा है मिसाइलें ऐसी। अब तक की जो चुनौतियां थी शिवानी बड़ी अलग थी, क्योंकि उसमें आपको छोटे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर हम कहेंगे कि ऐसे मतलब कोई बहुत बड़े ऐसे वेपन्स नहीं फायर किए जा रहे थे आपकी तरफ, तो वो अगर बराज भी आता था उसका तो उसको आसानी से निष्क्रिय किया जा सकता था। यहाँ फतेह 1 तक का तो बात की गई है अभी तक ईरान की तरफ से। फतेह 2 अगर वो फायर करता है तो वो और ज्यादा मुश्किल स्थिति हो सकती है, और यही मिसाइलें हैं जो कई जगह पर इंटरसेप्ट नहीं हो पाई हैं। शिवानी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, इससे पहले जो दौर था जब हमास और हूती से लड़ाई हो रही थी, तो जो उनकी इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी उतनी नहीं थी। जब ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइल्स हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनके जो पेलोड्स हैं, वो लगभग 400 से 500 किलोग्राम के बॉम्ब्स उसके साथ यहाँ पर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए अब धीरे धीरे लोग बाहर जाना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब एक सिग्नल आ गया है। देखिए, जिस तरह से लोग अब बाहर जाना शुरू कर रहे हैं श्वेता, इसका मतलब है कि बराज था मिसाइल्स का, उससे थोड़ी राहत मिली है। मैं चलती रहूंगी और मैं दिखाती रहूंगी कि किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है जब मैं बातचीत आपसे कर रही हूँ। तो ये जितने भी लोग हैं ये बिल्कुल तैयार रहते हैं जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए, और जो कमांड्स हैं होम फ्रंट की उनको खासतौर पर फॉलो किया जाता है। तो हम इस पूरे सिनेरियो में ये देख रहे हैं कि वाकई में जो आप कह रही थी श्वेता कि जिस तरह का खतरा पहले हुआ करता था, अब जो खतरा है ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा है। तो ये शेल्टर में जाना, शेल्टर में आना, और लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें दिन में 10 बार भी जाना पड़े तो हमें कोई आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल के लिए ये बेहद ज़रूरी है। तो इस वक्त अब बाहर निकलकर और जानकारी जुटानी होगी कि आखिर ये जो बराज आया था वो कितना ज़्यादा घातक था या फिर किन इलाकों में गिरा था। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये पूरा तेल अवीव का इलाका है। अब लोग यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब जो अलर्ट्स थे उनको अब क्लियर किया गया है। और होम फ्रंट ने आज सुबह ही जो अपना सिक्योरिटी अपैरेटस है उसमें तब्दीली करते हुए इंस्ट्रक्शंस बदले थे कि जो पहले पार्शियल सिक्योरिटी थी अब उसको पूरी तरह से एसेंशियल एक्टिविटीज़ पर ले आया गया था, यानी कि बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलना है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद हैं, इसके अलावा जो वर्क प्लेसेस हैं वो बंद हैं। पूरी तौर पर जो फोकस अभी इजराइल का है वो अपने लोगों को सुरक्षित रखने का है और किसी भी तरह के खतरे से खुद को बचाने का है। तो ये पूरा देश एक साथ खड़ा है रेजिलियंस के साथ। लेकिन जो अंदेशा था ईरान की तरफ से एक नए मिसाइल लॉन्च का, उसका पहला फेज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और हैं थ्रू द डे। हो सकता है कई बार इस तरह के हमले हों क्योंकि चोट ईरान को गहरी पहुंची है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से उसके बंकर्स को बस्ट करने का दावा किया है, उसके इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स को बस्ट करने का दावा किया है। तो ये माना जा रहा है और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तैयारी भी इजराइल में दिखाई दे रही है कि अगर फ्यूचर आता है बराज तो उससे किस तरह से इसी तरह से लोगों को सुरक्षित रखना है।